का जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं बल्कि हमारी रियल लाइफ से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, प्रिंट मीडिया है ना, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने इनके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की। आपको पता है हम लोग टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं चीजों के बारे में, तो अवेयरनेस आती है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न। माय सेल्फ डॉक्टर चेल्सी, योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड डेंटल सर्जन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सिर्फ एक चैप्टर ही नहीं बल्कि हमारी रियल लाइफ से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। कैसे? इस चैप्टर में क्योंकि हम समझते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, एसटीडीज के बारे में पढ़ते हैं और कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में पढ़ते हैं, इनफर्टिलिटी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को कैसे प्रिवेंट करना है, कॉन्ट्रासेप्शंस क्या है, पॉपुलेशन कंट्रोल क्या है, ये सभी मुद्दों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? आप लोग हेल्थ के बारे में जानते हो कि हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री होना ही नहीं है कि कोई अगर डिजीज फ्री है तो वो हेल्दी है। हेल्थ का मतलब है कि सोशल, मेंटल, फिजिकल, हर तरीके से, बिहेवियरल, हर तरीके से अगर आप हेल्दी हो, दैट मीन्स यू आर हेल्दी। सिर्फ ये नहीं है कि कोई डिजीज फ्री है तो हेल्दी है। ठीक है, अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमारी सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया। क्या क्या था इसको हम सबसे पहले कवर करेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ना शुरुआत में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, पॉपुलेशन कंट्रोल, इन सब के बारे में चर्चाएं की गई है। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी, आपके जानने के लिए भी बहुत जरूरी है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया। इसका मेन फोकस किस पे था? पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, इसके बाद इसी का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का एक बेटर, एक अपडेटेड वर्जन बनाया गया, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें क्या किया, और ज्यादा और वाइडर और ब्रॉडर एस्पेक्ट्स को कवर किया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग। ठीक है बेटा, अब आगे, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसका एम क्या था। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम RCH जो है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसका एम क्या था, मुद्दा क्या था? इसका एम था अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के अमंग, है ना। जैसे कि इसमें किस किस का रोल होगा इस प्रोग्राम में, फैमिली का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का, क्लोज रिलेटिव्स का। अब इसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज थी इस एम को अचीव करने के लिए, ये जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज को अपनाया गया। तो सबसे पहले ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, प्रिंट मीडिया, है ना, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने इनके थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की। आपको पता है हम लोग टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं चीजों के बारे में, तो अवेयरनेस आती है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस किया गया, इक्वल राइट्स दिए गए टू ऑल जेंडर्स, सेक्स एजुकेशन प्रमोट की गई स्कूल्स में कि बच्चों को अगर स्कूल से ही ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो आगे चल के इन चीजों का ध्यान रखे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, पॉपुलेशन कंट्रोल है, ये चीजें है क्या, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है एंड आपका बेसिक राइट है। ठीक है, पीपल शुड बी अवेयर अबाउट सेक्स क्राइम, सेक्सुअल अब्यूज। बच्चों को स्कूल्स में, हर चीज में सेक्स क्राइम, सेक्सुअल अब्यूज, लोगों को, इसके समाज में हर किसी को इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज, है ना, कि इनकी प्रिवेंशन की तो बेसिकली सबको नॉलेज होनी ही होनी चाहिए, है ना, क्योंकि एसटीडीज बहुत सारी ऐसी भी है जैसे HIV वगैरह, जिनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं। प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। तो इसके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है कि प्रिवेंट करना कैसे है। अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, क्योंकि प्रीवियस मतलब बहुत सालों पहले जो फीमेल्स है तब उनके पास सैनिटरी नैपकिन्स नहीं थे। आज जो ऑप्शंस अवेलेबल है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए वो नहीं थे, तो बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिसेस फीमेल्स करती थी, जो कि उनकी बॉडी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही गलत है ना। रिसर्च को प्रमोट किया गया इस फील्ड में, और एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो हम आगे भी चैप्टर में पढ़ेंगे, एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लॉन्च की गई, सहेली नाम की। सहेली जो है ये बेटा एक नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन थी। ठीक है, नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन थी, काफी फेमस ड्रग है ये। CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ ने इसको डेवलप किया। ठीक है, ये चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है। फिर एक प्रोसेस है, एक मतलब प्रोसीजर है, आपको पढ़ना है, एमनियोसेंटेंसिस।
एमनियोसेंटेंसिस का बेसिकली मतलब क्या है, जो बच्चा है ना मदर के वूम में, इसके चारों तरफ जो एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, इस फ्लूइड को सिरिंज के थ्रू विड्रॉ किया जाता है। और ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि बच्चे की क्रोमोसोमल मैपिंग की जाती है, देखा जाता है क्रोमोसोमल बिहेवियर कि बच्चा कोई एबनॉर्मल तो नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी समस्या तो नहीं है बच्चे में, वो फिट एंड फाइन है, इसलिए ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। लेकिन अब इसको परफॉर्म कब करते हैं, 14 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। अब इसको इसलिए किया जाता था, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी क्रोमोसोमल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे कि आपका ये डिसऑर्डर्स हो गए, डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, जो भी क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर है उनको हम डायग्नोज कर सकते हैं अर्ली स्टेज पे। क्या होता है ना बेटा कि अर्ली स्टेज पे अगर डायग्नोज कर लोगे तो उसका ट्रीटमेंट, क्योर उसका ईजी हो जाता है। कई केसेस ऐसे अर्ली डायग्नोसिस में परमानेंट क्योर हो जाता है डिजीज का, है ना, तो इस वजह से ये जरूरी है। अब लेकिन इसको क्या किया गया, एमनियोसेंटेंसिस को इंडिया में जो है पार्शियली बैन कर दिया गया, क्योंकि क्रोमोसोमल मैपिंग होती है इसमें, तो लोगों ने क्या किया, इसकी मैपिंग करके ये पता लगाना चालू कर दिया कि बच्चे का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। और उस टाइम पे फीमेल फिटिसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे थे। So to prevent the rise of female feticide, इस एमनियोसेंटेंसिस को पार्शियली बैन कर दिया गया, ठीक है, कंप्लीटली नहीं किया गया, क्योंकि जिन केसेस में जरूरी है एमनियोसेंटेंसिस परफॉर्म करना वहां पे इसको लीगलाइज किया गया। देन ये सब हमने पढ़ लिया, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। और इसमें बेटा हाँ ये हो गया हमारा सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है उसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब हॉस्पिटल्स जो है अच्छे चाहिए, एडवांस्ड हो, जिनमें टेक्नोलॉजीज हो, है ना, लोगों के लिए सारी फैसिलिटी सारी सर्विसेज अवेलेबल हो, एक्सपर्टीज चाहिए, डॉक्टर्स एंड नर्सेज चाहिए, मटीरियल सपोर्ट चाहिए, है ना। और मतलब हेल्थ के बारे में तो अवेयरनेस जो है, गाइडेंस है, रिकमेंडेशन जो एडवाइस है वो आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ही देते हैं, है ना। अब पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, जनसंख्या के बारे में, है ना, पॉपुलेशन कैसे राइज होती है, कैसे डिक्लाइन होती है, क्या क्या फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसी, एक स्पीसी के टोटल इंडिविजुअल्स, है ना, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। ये हो गई आपकी पॉपुलेशन की डेफिनेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या है, हमारे इंडिया में मेजर चैलेंज था कि बढ़ती आबादी, जनसंख्या कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, उनको उतनी रिसोर्सेज लगेगी, उतनी उनके लिए मतलब कि फैसिलिटीज सर्विसेज चाहिए होगी, रिसोर्सेज चाहिए रहेगी। तो ज्यादा अगर ओवर पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है तो ये भी एक बहुत बुरी चीज है ना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अब देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 ईयर में 2 बिलियन थी, 2000 में आपका 6 बिलियन हो गई, 2011 ईयर में आपकी 7.2 बिलियन हो गई। देखो राइज किस तरह से आ रहा है पॉपुलेशन में कंटिन्यूअसली। फिर इंडिया पॉपुलेशन की बात करूं, 1947 में 350 मिलियन थी इंडिया की पॉपुलेशन, फिर 2000 में 1 बिलियन, 2011 में 1.2 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। तो ये जो एकदम से राइज आ रहा है पॉपुलेशन में, तो ये भी तो हमारे लिए सही बात नहीं है ना, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, अब इसमें आता है सबसे पहले बर्थ रेट। अब जितने नए बच्चे पैदा होंगे पॉपुलेशन उतनी बढ़ती जाएगी, है ना, नंबर ऑफ न्यूबॉर्न पर 1000 पर ईयर। अब अगर बर्थ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मॉर्टेलिटी रेट या डेथ रेट कि कितने लोग मर रहे हैं पर 1000 पर ईयर। अब इसमें अगर डेथ रेट बढ़ेगा तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट है न्यूबॉर्न का, मरेंगे ज्यादा तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब जो न्यू मदर्स है, मदर्स गिविंग बर्थ, उनकी अगर डेथ रेट को काउंट करें, अगर इंक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है तो पॉपुलेशन साइज विल डिक्रीज। फिर अब कितने रिप्रोड्यूसिबल एज के कितने इंडिविजुअल है, इससे पॉपुलेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है कि रिप्रोडक्शन वाली एज वाले लोग अगर ज्यादा होंगे, ज्यादा रिप्रोडक्शन होगा, पॉपुलेशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। फिर माइग्रेशन का क्या फर्क पड़ता है, देखो पॉपुलेशन है इसमें इमिग्रेशन, मतलब दूसरी पॉपुलेशन से कहीं और दूसरी जगह की पॉपुलेशन से कोई बंदा ऐड हो रहा है तो इमिग्रेशन, इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर यहाँ से कोई छोड़ के कहीं जा रहा है कोई दूसरे एरिया में तो एमिग्रेशन
माइग्रेशन, इससे पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगा। सो बेसिक है, कॉमन सेंस की बात है। फिर अब अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट ऑफ 2011 पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, मतलब 20 नए इंडिविजुअल ऐड हो रहे थे पर 1000 इंडिविजुअल। अब पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या क्या चीजें, क्या क्या प्रैक्टिसेस की गई? मैरिज एज जो है बढ़ा दी गई है ना, लड़की के लिए 18 साल, लड़के के लिए 21 साल, ताकि जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप है उनका थोड़ा सा वो साइज डिक्रीज कर दिया जाए, है ना। कि अगर 13-14 साल के बाद मतलब आपका प्यूबर्टी आ जाती है, एडोलसेंस आ जाती है, आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने लग जाते हो। अगर उसी एज में 13-14 साल की शादी हो गई किसी इंसान की, जैसे पहले के टाइम में हुआ करता था, तो ये रिप्रोड्यूसिबल एज जो है ये ग्रुप बढ़ गया ना, कि शादी के बाद ही तो लोग बेबी प्लान करते हैं, बच्चे होते हैं। तो इसीलिए पहले वाले लोगों अपने दादा परदादा को सुना होगा ना, 7 बच्चे 12 बच्चे, तो इसीलिए ये एज बढ़ाई गई थी, लीगलाइज की, कि 18 साल लड़की की, 21 साल लड़के की, ताकि ये जो रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप है उसका अमाउंट कम कर दिया जाए। इंसेंटिव टू स्मॉलर फैमिलीज, छोटी फैमिलीज को इंसेंटिव्स देने लगे, तो लालच में लोग अपनी फैमिली ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, है ना। इससे मोटिवेशन आएगा। स्लोगन्स को प्रमोट किया गया, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, जो कि तुमने सुना भी होगा। फिर यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रमोट किए गए। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है कोई भी ऐसा तरीका या ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जब तक कपल को रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। इसके ये सारे फैक्टर्स है, ये सारे इसके फीचर्स होने चाहिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के, कि यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो, प्रेगनेंसी के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, है ना, कि प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर पाए, रिवर्सिबल हो, लीस्ट या नो साइड इफेक्ट, एंड शुड नॉट अफेक्ट द सेक्सुअल ड्राइव। अगर वो सेक्सुअल ड्राइव को अफेक्ट करेगी तो पीपल विल नॉट यूज दैट कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ये सारे हैं जिनको 1 बाय 1 करके हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड क्या है? कि नेचुरली हमने प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर दिया, बिना किसी चीज को यूज करे, बिना कोई डिवाइस यूज किए, बिना कोई हमने पिल को यूज किए, कोई भी हमने चीज यूज नहीं की है। सिर्फ क्या किया है, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव नेचुरल मेथड में आपके 3 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, फिर कॉर्टस इंटरप्टस एंड लैक्टेशनल एमेनेरिया। इसमें हमने कोई मेडिकेशन कुछ यूज नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इसी वजह से चांसेस ऑफ फेलियर काफी हाई भी रहते हैं, है ना, रिस्क है, लेकिन यहाँ पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि हमने कुछ यूज ही नहीं किया। नेचुरल मेथड है, नेचुरल तरीके से उसको अवॉइड किया प्रेगनेंसी को। सबसे पहले है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसमें देखो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में क्या होता है ना, कि जो फीमेल है उसका जो ओव्यूलेशन टाइम पीरियड है, मतलब 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो उसका होता है, इस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे वो लोग कॉर्टस को यानी कि इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं ताकि प्रेगनेंसी ना हो, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर अवॉइड कर देंगे और उसके बाद और पहले ओवा होगा ही नहीं, है ना। ओव्यूलेशन के टाइम पे तो ओवा होता है फीमेल में, उसके पहले या बाद का इंटरकोर्स होगा तो ओवा ही नहीं होगा, तो स्पर्म जाएगा भी तो किसको फर्टिलाइज करेगा। सो दिस इज द फंडा ऑफ पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस हाई होते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, ओव्यूलेशन पीरियड पे, तो इस पे कॉर्टस को अवॉइड कर देते हैं, ठीक है, एब्सटेन कर देते हैं। फिर आते कॉर्टस इंटरप्टस की बात हमने कर ली। अब इसमें लैक्टेशनल एमेनेरिया। अब कोई भी लैक्टेटिंग मदर है, बच्चा पैदा हुआ उसके बाद मदर में लैक्टेशन चालू हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है वो अपने बच्चे को, तो शुरू के 6 मंथ तक, है ना, डिलीवरी के शुरुआत के 6 महीने तक क्या है, प्रोलैक्टिन का लेवल काफी हाई रहता है फीमेल में, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन होता है ऑब्वियसली फॉर बेबी, है ना। तो प्रोलैक्टिन हाई है तो GnRH, LH इन सबको नेगेटिव फीडबैक जाता है। GnRH, LH इनका लेवल नहीं बढ़ता, ओव्यूलेशन नहीं होता, ओव्यूलेशन ना होने की वजह से और साथ ही प्रोलैक्टिन के हाई कंसंट्रेशन की वजह से फीमेल में 6 महीने तक मेंसेस नहीं आते आफ्टर डिलीवरी। तो एब्सेंस ऑफ मेंसेस को हमने कह दिया एमेनेरिया, और वो लैक्टेशन के टाइम पे हुए तो लैक्टेशनल एमेनेरिया। अब ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा, है ना, और उस टाइम पे फीमेल में मेंसेस भी नहीं आ रहे, तो उस टाइम पे क्या है, अगर कॉर्टस किया जाए, इंटरकोर्स किया जाए, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन इसके फेलियर के भी चांसेस हैं।
सॉरी, फेलियर रेट्स आर ऑल्सो हाई। फिर है एक और मेथड रह गया ना हमारा, ये पढ़ लिया हमने, कॉर्टस इंटरप्टस रह गया। तो इसमें कॉर्टस इंटरप्टस में क्या है, इसमें जो मेल पार्टनर है वो अपने जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है उसको विड्रॉ कर लेता है, और जो इजैकुलेशन है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी करता है, इनसाइड नहीं करता। तो स्पर्म जब बॉडी में गए नहीं फीमेल की बॉडी में, उसके वेजाइना सर्विक्स में स्पर्म एंटर ही नहीं हुए, तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांस ही नहीं। तो ये हो गए तीनों नेचुरल मेथड। अब आते हैं हम बैरियर मेथड पे। बैरियर मेथड क्या है? बैरियर मेथड हम एक क्या है, फिजिकल बैरियर क्रिएट कर देते हैं स्पर्म एंड ओवा के मिलने के बीच, है ना। इनके बीच में जब एक फिजिकल बैरियर आ जाएगा तो स्पर्म एंड ओवा मिल नहीं पाएंगे। तो बेसिकली इसमें जो है कॉन्डम्स का यूज होता है। तो मेल एंड फीमेल दोनों कॉन्डम है। फीमेल कॉन्डम है फैमी शील्ड नाम से, ठीक है। ये फीमेल कॉन्डम है फैमी शील्ड, मेल कॉन्डम्स भी प्रेजेंट है, डिस्पोजेबल होते हैं, सेल्फ इंसर्टेड है, जिसकी वजह से यूजर को प्राइवेसी भी मिलती है। और प्राइवेसी आजकल सबको तुम्हें पता ही है कि सबको प्राइवेसी चाहिए। अब कॉन्डम्स क्या है, थिन लेटेक्स की शीट से, रबर से बने हुए होते हैं। अगर जिनको लेटेक्स से एलर्जी है तो लेटेक्स फ्री भी आते हैं। एंड ये क्या करते हैं, पीनस को कवर करते हैं, मेल के, एंड वेजाइना एंड सर्विक्स को फीमेल में कवर करते हैं। इनको कॉर्टस के बिफोर वेयर किया जाता है। इजैकुलेटेड सीमन जो है वो कॉन्डम के अंदर आ जाता है और फीमेल की बॉडी में एंटर नहीं करता। तो इस तरह से ये आपके उसको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। और दूसरी बात क्या है, ये नॉन रीयूजेबल है, सिंगल यूज होता है, यूज के बाद डिस्कार्ड। और निरोध जो है इसका पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का फॉर द मेल। अब कॉन्डम जो है इसकी खास बात ये है कि ये एसटीडीज को भी प्रिवेंट करता है। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इनको प्रिवेंट करता है, एड्स हो गई या कोई भी एसटीडी है, क्योंकि ये पीनस को पूरा कवर कर देता है। सर्विक्स वेजाइना मतलब जो कांटेक्ट हुआ है मेल एंड फीमेल का, उसमें एक बैरियर है कंप्लीट तरीके से। तो यहाँ एसटीडीज प्रिवेंट हो जाती है क्योंकि कांटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। फिर रीयूजेबल में आपके क्या आ जाते हैं बैरियर मेथड में, डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, वॉल्ट है, तीनों ही फीमेल्स के थ्रू यूज होते हैं। इनको रीयूज किया जा सकता है स्टेरिलाइज करके, वॉश करके, ठीक है। ये सर्विक्स को कवर करते हैं लेकिन वेजाइना को कवर नहीं करते, इसीलिए प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट कर लेते हैं लेकिन एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करते। कॉन्डम अकेला ऐसा है जो एसटीडीज को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। रीयूजेबल है, रबर के बने हैं क्योंकि वेजाइना एक्सपोज्ड है, इस वजह से। फिर केमिकल मेथड्स पे आ जाते हैं। केमिकल मेथड में क्या क्या चीजें हैं कि कुछ केमिकल फॉर्मुलेशन होगा। अब आपके चैप्टर में जितने भी केमिकल फॉर्मुलेशन दिए सब में प्रोजेस्टेरोन होगा या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। हर एक केमिकल फॉर्मुलेशन, चाहे वो पिल हो, इम्प्लांट हो, व्हाटएवर इट इज, हार्मोनल प्रिपरेशन, हर एक में या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, यही फॉर्मुलेशन दिया जाता है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। केमिकल में क्या आता है बेटा, स्पर्मिसाइडल क्रीम है, जेलीज है, फॉर्म्स है, इनको यूज किया जाता है अलोंग विद बैरियर मेथड। बैरियर के साथ जैसे ये सर्वाइकल कैप, वॉल्ट है ना, इनके साथ ये केमिकल फॉर्मुलेशन को यूज किया जाता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव की, उसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बढ़ाने के लिए। इस तरह के फॉर्म, जेलीज जो नाम लिखा है ना, ड्यूराजेल, है ना, ये सारे ये फॉर्मुलेशन है आपके। फिर आईयूडीज, आईयूडी क्या है, ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, मतलब यूट्रस में कुछ ऐसे डिवाइसेस, कुछ ऐसा सब्सटेंस जो होता है, मतलब एक डिवाइस होता है जिसको इंसर्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती, जो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करता है ना, ये वेजाइना के थ्रू। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर एंड एक्सपर्ट नर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है इनको इंसर्ट करने के लिए इनटू द फीमेल्स यूट्रस वाया वेजाइना। अब आइडियल आईयूडीज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है उन फीमेल के लिए जिनको बच्चों के बीच में स्पेसिंग करनी है। सपोज किसी कपल के ऑलरेडी एक बच्चा है और उनको अभी 2-3-4 साल प्रेगनेंसी नहीं करनी, वो कंसीव नहीं करना चाह रहे, तो उस बीच के टाइम पीरियड में वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए आईयूडीज का यूज करते हैं, है ना, स्पेस करने के लिए। इट देन 3-4 साल बाद जब उन्हें लगेगा कि नाउ वी आर प्लानिंग टू हैव अ बेबी, देन वो इसको रिमूव करके एंड दे कैन प्लान, है ना। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है इसी वजह से, एंड ठीक है, इंडिया में तो वाइडली एक्सेप्टेड है। अब आईयूडीज के भी आगे टाइप है, क्या क्या है देखो। एक है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। नॉन मेडिकेटेड में स्टार मार्क कर लेना, लिपेज लूप इसका एग्जांपल है और इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में ना बेटा डायरेक्ट सवाल है, सारे के सारे डायरेक्ट पूछे जाएंगे आप लोगों से कि लिपेज लूप नॉन मेडिकेटेड दे दिया, कौन सा है बताओ, लिपेज लूप सिलेक्ट करना। डायरेक्ट आएंगे और इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो डायरेक्ट आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
और कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में आता है आपका कौन कौन से, CUT है ना, कॉपर टी जिसे कहते हैं, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, इन सब के एग्जांपल्स के नाम याद रखना, इन पे क्वेश्चन आते हैं। कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है, ये कॉपर आयंस को रिलीज करते हैं। अब कॉपर आयन क्या करेंगे, जैसे ही कॉपर आयन जाएगा ये स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को कम कर देगा, स्पर्म फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा, सप्रेस कर देता है उसकी मोटिलिटी को, स्पर्म मूव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, सर्वाइकल जो म्यूकस है उसकी थिकनेस को अल्टर कर देता है, बहुत सारे फैक्टर है। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, मैंने क्या कहा था, हार्मोन वाले ज्यादातर प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, यूट्रस को अनफेवरेबल बना देते हैं फॉर इम्प्लांटेशन, है ना। प्रोजेस्टासर्ट आ जाता है, LNG-20, ये इसके एग्जांपल है। फिर प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मैंने तुम्हें जहां पे मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाया वहां मैंने बताया था कि ईस्ट्रोजन जब अकेला आता है और इसका लेवल बढ़ता है तो GnRH, LH एंड FSH इन सब को पॉजिटिव फीडबैक जाता है और सबका लेवल राइज होता है। लेकिन जब यही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के साथ कॉम्बिनेशन में आता है और इनका दोनों का कॉम्बिनेशन का लेवल बढ़ता है तो ये दोनों मिलके आपके GnRH, LH एंड FSH को नेगेटिव फीडबैक देते हैं और इनका लेवल घटने लग जाता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन जो है नेगेटिव फीडबैक देते हैं उन सबको ताकि ओव्यूलेशन ना हो। ठीक है, अब और क्या क्या करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है, इन्होंने क्या किया, आपके एक तो नेगेटिव फीडबैक देकर ओव्यूलेशन ही हटवा दिया। सीलिया की मोटिलिटी को कॉन्ट्रासेप्टिव्स कम कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, सीलिया मूव नहीं करेंगे तो क्या है, ओवा मूव नहीं कर पाएगा, सीलिया के थ्रू ही ओवा आगे बढ़ता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम को अनफेवरेबल बना दिया इम्प्लांटेशन के लिए, सर्विक्स को हॉस्टाइल बना दिया मतलब अनफेवरेबल बना दिया फॉर स्पर्म। क्या करते हैं, उसके म्यूकस की थिकनिंग जो है उसे ऑल्टर कर देते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में कौन कौन से आते हैं, इनको टैबलेट्स या पिल्स का नाम दे देते हैं जनरली। अब इन पिल्स में क्या क्या चीजें आ जाती है, इनमें वही मैंने तुम्हें बताया, कोई भी प्रिपरेशन हो उसमें प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होगा, इनकी कुछ पिल्स दी जाती है जो फीमेल कंटिन्यूअसली लेती है। ये माला डी तुमने सुना ही होगा। अब इन पिल्स को क्या है, 21 दिन तक लेना होता है। 21 दिन तक मतलब इसको कब शुरू करना होता है, अराउंड मतलब कि 5 to 7th डे ऑफ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वहां पे पिल्स को लेना कंटिन्यू करना होता है एंड 21 दिन तक प्रॉपर ये चलती है। जब ये पिल्स को डिसकंटिन्यू करेंगे उसके बाद मेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है या प्रोजेस्टेरोन होता है। अब जब ब्लीडिंग फेज चल रहा है फीमेल में उस टाइम पे इनको अवॉइड करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पैटर्न चलता रहता है कंटिन्यू। अब यहाँ पे क्या है, ये पिल्स का बहुत लीस्ट साइड इफेक्ट है एंड वेल एक्सेप्टेड बाय फीमेल्स। अब इस प्रोजेस्टेरोन में क्या होता है, ये देखो 21 दिन तक तो ये टैबलेट्स खानी होती है फॉर 21 डेज। अब इसमें तो हार्मोनल प्रिपरेशन यानी कि आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये 7 डेज तक ये आयरन की टैबलेट होती है फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंसेस। जो ब्लीडिंग फेज में मेंसेस में ब्लड लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आयरन की टैबलेट होती है 7। बाकी 21 जो है ये आपकी वो होती है प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बता दी। अब ये क्या करती है पिल्स, इनका काम है एनओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देती है, इम्प्लांटेशन को रोक देगी और ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखती है 21 डेज तक। ये कॉम्बिनेशन जो है ना प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का, जैसे ही 21वें दिन के बाद इसको डिसकंटिन्यू करेंगे पिल को तो ब्लीडिंग अकर्स, है ना, मेंस्ट्रुएशन आ जाएंगे फॉर 7 डेज। चलो फिर है सहेली, मैंने तुम्हें बताया सहेली नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, डेवलप किया था CDRI लखनऊ ने, है ना। अब ये सहेली करता क्या है, ये वंस अ वीक पिल है, रोज रोज नहीं खानी, हफ्ते में एक ही बार खानी है, साइड इफेक्ट कम है, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू ज्यादा, कितने सारे बेनिफिट है तो लोग क्यों नहीं यूज करेंगे इसे। और ये काम क्या करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो है, ईस्ट्रोजन सीरम मॉड्यूलेटर्स, उनको ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को मॉड्यूलेट कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। जब रिसेप्टर्स मॉडिफाई हो जाएंगे तो ईस्ट्रोजन काम ही नहीं करेगा, है ना। मतलब ईस्ट्रोजन आ तो रहा है, ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर थे आपकी यूट्रस की वॉल पे, ठीक है, ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर थे, उसको मॉडिफाई कर दिया। अब ईस्ट्रोजन तो यहाँ पे है लेकिन वो एक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि हार्मोन्स मॉडिफाई हो गए हैं। किसने मॉडिफाई किया, सहेली ने। अब ईस्ट्रोजन काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ईस्ट्रोजन काम नहीं कर पाएगा तो जो आपकी वॉल है यूट्रस की वो बनेगी नहीं। वॉल का फॉर्मेशन जो ईस्ट्रोजन कराते हैं उसको मेंटेन करने का, उसको सिक्रेटरी और ग्लैंडुलर बनाने का काम होता है प्रोजेस्टेरोन का। तो इस वजह से प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती क्योंकि वॉल बनेगी नहीं तो इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, तो इम्प्लांटेशन प्रिवेंट हो गया। लेकिन ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट नहीं करती, ओव्यूलेशन तो हो जाएगा लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है,
अब इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स का काम है। इम्प्लांट्स को क्या किया जाता है, हमारी स्किन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें भी या तो प्रोजेस्टेरोन होगा या प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होगा, उसको स्किन के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, धीरे धीरे वो रिलीज करता रहता है प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन जो भी कॉम्बिनेशन है उसको। इसका भी सेम ही काम है, पिल्स जैसे काम करती है, सेम इसी तरह इसका फंक्शन है, लेकिन ये इफेक्टिव पीरियड इसका थोड़ा ज्यादा है, लंबे टाइम तक ये चल जाता है, ठीक है। फिर है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इनको बस इमरजेंसी में यूज करना होता है। विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स दीज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर यूज्ड। इनमें आ जाती है आपकी आई पिल 72, अनवांटेड 72, ये सब आ जाते हैं। फिर है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड है, सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी पुअर है। अगर सर्जिकल मेथड ऑप्ट करने के बाद कोई कपल ये चाह रहा है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहा है, तो वो दैट इज नियर टू इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल पूरा नहीं कहूंगी, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि इसको रिवर्स करने के बाद प्रेगनेंसीज हुई हैं, लेकिन नियर टू इम्पॉसिबल है ना, बहुत रेयर केस है। अब जनरली क्या है, ये उन पेरेंट्स को, उन कपल्स को एडवाइस किया जाता है जिनको प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं, जिनके ऑलरेडी बच्चे हैं एंड नाउ दे डोंट वांट टू कंसीव मोर, है ना। सो इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन होता है। क्या क्या करते हैं, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन प्रिवेंट नहीं होता, ओवा स्पर्म बनेगा, लेकिन उसको रोका कैसे जाएगा वो मैं तुम्हें बताती हूँ। फीमेल के केस में देखो क्या होता है, ये फीमेल में है ट्यूबेक्टोमी। फीमेल के केस में जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके टाई कर देते हैं, ये काट दिया फेलोपियन ट्यूब को यहाँ से और बांध दिया दोनों साइड से। अब इसमें क्या है, यहाँ से ओवा बना तो है ओवरी में, ये ओवा यहाँ फेलोपियन ट्यूब में भी आ जाएगा, इस्थमस वाले एम्पुलर स्टमक जंक्शन पे, लेकिन अब यहाँ से बीच में कट लग गया तो स्पर्म आएगा लेकिन आगे जा ही नहीं पाएगा। जब ओवा और स्पर्म मिले नहीं, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। वैसे ही मेल के केस में आपका होता है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है बेटा, वैसेक्टोमी में जो मेल में वास्ट डिफरेंस है इसको कट करके ऐसे टाई कर दिया जाता है। अब यहाँ से आपके टेस्टिस से स्पर्म्स तो निकलेंगे लेकिन आगे जा ही नहीं पाएंगे, है ना, यहाँ रास्ता ही बंद है, कहाँ जाएंगे। तो जो यहाँ से सीमन आएगा, सीमन के अंदर स्पर्म्स एब्सेंट होंगे, ठीक है, ये यहाँ पे लॉजिक है। फिर आते हैं साइड इफेक्ट क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव के। अब क्योंकि कोई भी पिल्स खाओगे, कुछ भी मतलब इनटेक करोगे बॉडी में, तो उसका कुछ ना कुछ कई बार एडवर्स इफेक्ट आता ही है। तो नोजिया है कुछ केसेस में, हर केस में नहीं होता, बट प्रोलॉन्ग यूज में, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर में ये चीजें आती है। एब्डोमिनल पेन है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, मतलब पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या स्पॉटिंग हो रही है बीच में, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ब्रेस्ट कैंसर, बहुत रेयर केस में। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अब एमटीपी की बात करते हैं। एमटीपी को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अबॉर्शन। अब अबॉर्शन क्या है कि अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है, जो बच्चा है उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना बाय सर्जिकल इंटरवेंशन, मतलब सर्जिकली उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। एंड नियरली 45 to 50 मिलियन एमटीपीज परफॉर्म की जाती है इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें से जो कि 1/5 ऑफ द टोटल नंबर जो कंसीव्ड प्रेगनेंसी है, ये 45 to 50 मिलियन, ठीक है। अब एमटीपी को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दिया था 1971 में, है ना, कुछ कंडीशंस लगा के ताकि इसका मिसयूज ना हो। वही फीमेल फेटिसाइड वाला केस जो हम बात करते हैं, है ना। अब यहाँ पे एमटीपी में एमटीपी क्यों करते हैं लोग, ऑब्वियसली एमटीपी परफॉर्म किया जाता है अनवांटेड प्रेगनेंसी से रिड ऑफ करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, कि अगर कोई अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से प्रेगनेंसी हुई है या रेप केसेस में, सेक्सुअल असॉल्ट के केस में, तो इनमें एमटीपीज परफॉर्म की जाती है। या फिर अगर जो बच्चा है वो एबनॉर्मल है, उसमें कंजेनाइटल कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में, या फिर बच्चा मतलब प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना मदर के लिए बहुत फैटल है, तो इन केसेस में एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है। एमटीपी को भी लीगलाइज कर दिया था, ठीक है, कि कुछ सर्टेन कंडीशन में एमटीपीज परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब एमटीपी जो है हर कभी टाइम में नहीं की जाती कि कभी भी मुंह उठा के अबॉर्शन हो जाए, इसकी भी पर्टिकुलर टाइम है। एमटीपी को जनरली जो सेफेस्ट टाइम पीरियड है एमटीपी परफॉर्म करने के लिए, वो है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि शुरू के 3 महीने अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये सबसे सेफ टाइम पीरियड है अगर एमटीपी करवाना है। इसके बाद रिस्क हो जाता है, और ठीक है, क्योंकि बच्चा बढ़ने लग रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन बहुत रिस्कियर है, अवॉइड ही करते हैं, नहीं करते सेकेंड ट्राइमेस्टर में, अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शन केस हो।
अब 12 वीक्स तक अगर कोई प्रेगनेंसी और टर्मिनेशन यानी कि अबॉर्शन कराना है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का आपको परमिशन लगेगी। लेकिन अगर 12 to 24 वीक्स में कराना है, मतलब आफ्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराना है, तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आपको परमिशन लगती है एंड दोनों का कॉमन ओपिनियन होना चाहिए। अगर ओपिनियन एक डॉक्टर का आ रहा है, दूसरा रिकमेंड नहीं कर रहा, तो उसको नहीं परफॉर्म किया जाएगा एमटीपी को। ठीक है, सो दिस इज द फंडा। फिर आते हैं एसटीडीज पे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वीडी से वेनरल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्लियर। अब इनमें क्या है, इन्फेक्शन जो है ये जो सेक्सुअल रूट से, सेक्सुअल वे से ट्रांसमिट होते हैं वाया अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, है ना, विद द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ये हो गया आपके एसटीडी जो आपको सबको पता है। मोस्ट प्रोन जो एज ग्रुप है 15 to 24 ईयर वाला है। मेनली क्या होता है, जो फीमेल्स है एसटीडीज के केस में एसिम्टोमेटिक रहती है। ठीक है, क्योंकि इनके जो एसटीडीज है, इनके जो सिम्टम्स आते हैं ना, वो इतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते, लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी में, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कोई भी साइन सिम्टम आपको दिख रहा है तो प्लीज रेकमेंड योर डॉक्टर, उनसे बात करो, उनको बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस होगा अगर चीजों का तो वो क्योर की जा सकती है। लेकिन अगर एकदम बीमारी आखिरी स्टेज पे चली गई है फिर तो कोई इलाज नहीं है ना। चलो, फीमेल मोस्टली एसिम्टोमेटिक रहती है। अब कौन कौन सी है एसटीडीज, इसमें बैक्टीरियल पहले हम पढ़ते हैं, कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे कॉजेटिव एजेंट के अकॉर्डिंग। बैक्टीरियल ओरिजिन की कौन कौन सी है, क्लैमिडियासिस जिसका कॉजेटिव एजेंट है क्लैमिडियास ट्रैकोमेटिस। इसमें क्या क्या होता है, यूरेथ्राइटिस मतलब यूरेथ्रा का इन्फ्लेमेशन हो जाता है मेल में, सर्विसाइटिस मतलब सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन है फीमेल में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि ऐसी प्रेगनेंसीज जो फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, मतलब यूट्रस के बाहर कहीं भी प्रेग्नेंट बच्चा इम्प्लांट हो गया तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। जैसे कि मेनली तो क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में बच्चा फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो जाता है, जबकि टेक्निकली कहाँ होना चाहिए, यूट्रस में। अब एक केस ऐसा भी रिपोर्ट किया गया था लास्ट ईयर इंडिया में, जिसमें जो बच्चा है वो लिवर में जाके इम्प्लांट हो गया था, हिपेटिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा गया था उसे, बट वो रेयर केस है। जनरली क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाता है बेबी का, तो उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। फिर है गोनोरिया, इसका पॉजिटिव एजेंट है निजेरिया गोनोरी बैक्टीरिया। मेल्स के केस में क्या होता है, यूरेथ्राइटिस, पस फॉर्मेशन, पेनफुल यूरिनेशन। फीमेल में वजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, डिस्चार्ज ऑफ पस एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ यूटेराइन ट्यूब्स। न्यूबॉर्न जो है इन्फेक्टेड फीमेल वो ब्लाइंड पैदा हो सकती है, जो जिनकी मदर को प्रॉब्लम है और मदर से अगर बच्चे में ट्रांसफर हो गया तो जो न्यूबॉर्न है दे विल बिकम ब्लाइंड। कैंकरॉइड में हीमोफाइलस ड्यूकराई हो गया, पेनफुल सॉफ्ट अल्सर बन जाते हैं विद नेक्रोटिक बेस एंड ऑन पिनाइल शाफ्ट। ये मेल के केस में होता है, फीमेल डू नॉट शो एक्सटर्नल सिम्टम। कैंकरॉइड में सिफिलिस में क्या होता है, इसमें ट्रिपेनोमा पैलिडम पॉजिटिव एजेंट है जो बैक्टीरिया है। चीफ सिम्टम क्या है, पेनलेस है, ओपन सोर्स कॉल्ड कैंक्रे एट प्राइमरी स्टेज, ये दिखाई देते हैं। फिर वायरल डिजीज कौन कौन सी है, इसमें सबसे पहले जेनाइटल हर्पीस, इसका है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। क्या होता है इसमें, पेनफुल ब्लिस्टर, छाले बन जाते हैं ऑन एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन मेल्स एंड वल्वा पे फीमेल्स में, वजाइना पे एंड इन फीमेल्स, वल्वा इन वजाइना इन फीमेल। ठीक है, जेनाइटल वॉर्ट्स में क्या होता है, इसमें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, एचपीवी भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, एचपीवी वायरस। ठीक है, इसमें वॉर्ट्स बन जाते हैं, बड़े बड़े ट्यूमर टाइप सब्सटेंस, ट्यूमर नहीं कहते बट एक आउटग्रोथ, ट्यूमर जैसी वैसी आउटग्रोथ बन जाती है उन जेनिटेलिया। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सर्वाइकल वेजाइनल वल्वल पिनाइल कैंसर। ठीक है, फिर है एड्स। एड्स आपको पता ही है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका पॉजिटिव एजेंट है एचआईवी वायरस, या फिर हम इसे कहते हैं रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस। अब इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है आपका, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होने लगते हैं। हिपेटाइटिस बी का है एचबीवी, है ना, हिपेटाइटिस बी वायरस। क्रोनिक हिपेटाइटिस हो जाती है, लीवर सिरोसिस इसमें देखने मिलता है। अब आते हैं प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन कौन सी है, ट्रैकोमोनियासिस, इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्रैकोमोनास वेजाइनलिस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ वेजाइना एंड येलो डिस्चार्ज होता है फीमेल में। मेल के केस में एसिम्प्टोमेटिक रहता है। ठीक है, अब कॉमन सिम्टम क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के, कॉमन सिम्टम है इचिंग हो गई, फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया, स्लाइट पेन, स्वेलिंग, इरिटेशन, रेडनेस। लेकिन लेट टाइम पे क्या होता है, लेट सिम्टम है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, स्टिल बर्थ, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ यानी कि मिसकैरेज,
कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड इनफर्टिलिटी, ये सारे लेट सिम्टम्स हैं। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है कंप्लीटली जिनको क्योर किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, वो कौन कौन से हैं? गोनोरिया है, सिफिलिस है, क्लेमिडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, वॉट्स, इन सबको क्योर किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, कंप्लीटली ये खत्म हो सकते हैं, क्योर हो सकते हैं। लेकिन ये जो 3 डिजीज है ये नॉन क्योरेबल है, इनका कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। जिसमें हेपेटाइटिस बी आ गया आपका, अमिताभ बच्चन वाली बीमारी, HIV इन्फेक्शन हो गया, जेनाइटल हर्पीज हो गया, ये 3 ऐसी डिजीज है जिनको क्योर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर है STDs को प्रिवेंट करना कैसे है? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कॉन्डम्स प्रिवेंट STDs ड्यूरिंग कॉर्टस। ओके, एंड इन केस ऑफ डाउट, कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है, डाउट लग रहा है, तो प्लीज विजिट योर डॉक्टर एंड डिस्कस विद देम, हेल्प दिस आउट, क्योर दिस थिंग, है ना, अपनी चीज को सॉर्ट करो टाइम से। फिर आते हैं इनफर्टिलिटी में। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि एक कपल जो है वो ट्राई कर रहा है आफ्टर ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, स्टिल दे आर नॉट कंसीविंग, स्टिल वो मतलब कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे वो कपल, तो इतने प्रोलॉन्ग्ड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज इनफर्टिलिटी। ठीक है, 12 मंथ्स का मेनली टाइम इसमें हम कहते हैं। तो प्रेगनेंसी अब 2 तरह की, इनफर्टिलिटी 2 तरह की है। एक है प्राइमरी, जो कपल ट्राई कर रहा है, कंसीव नहीं कर पा रहा, अपना पहला बच्चा ही, वो है प्राइमरी। लेकिन एक कपल के ऑलरेडी एक बच्चा है, वो सेकंड बेबी जब प्लान कर रहे हैं, वहां पे वो प्लान मतलब नहीं हो पा रहा, बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, दैट इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ठीक है, फिर अब रीजन क्या है इनफर्टिलिटी का? मेनली क्या है, हमारे जो समाज में औरतों को जिम्मेदार ठहराया जाता है अगर इनफर्टिलिटी है तो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो मेल पार्टनर्स में लाया करती है। ठीक है, अब रीजन क्या है इनफर्टिलिटी का? बहुत सारे हैं। फिजिकल हो सकता है, कॉन्जेनाइटल यानी कि इनहेरिटेड हो सकता है, कोई डिजीज हो सकती है, ड्रग्स हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, मेनी रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी कंडीशन पे, सिचुएशन पे। अब इनफर्टिलिटी का रीजन मेल में क्या हो सकता है? स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी नहीं है स्पर्म्स की, या फिर वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे कहते हैं, इरेक्शन प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा है। फीमेल के केस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है? ओवा नहीं बन रहा, यूटेराइन एंडोमेट्रियम अनफेवरेबल है, फिम्ब्रे जो है, जो इनफंडिबुलम फैलोपियन ट्यूब का पार्ट था इनफंडिबुलम, उसके आगे जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच कलेक्ट्स ओवा, वो ढंग से काम नहीं कर पा रही, ओवा नहीं कलेक्ट कर पा रही, तो ओवा नहीं आएगा फैलोपियन ट्यूब में, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, है ना। सो दीज आर द इश्यूज। अब ये जो कपल है, इनफर्टाइल कपल है, इनको हम ART से हेल्प कर सकते हैं। ART क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब इनमें थोड़ा यहां में लिख देती हूं तुम्हें, ART है योर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ठीक है, ये हो गई आपकी। अब बेटा अर्ली इसमें टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए। टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम में क्या है? 2 तरह के फर्टिलाइजेशन है। टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम में एक हस्बैंड से या डोनर से, जिससे भी सूटेबल है उससे स्पर्म लिया, एंड फीमेल वाइफ से या डोनर से जिसके पास भी ओवम है उससे ओवम ले लिया, दोनों को लैब में फ्यूज कराया, आउटसाइड द बॉडी जायगोट बना, जायगोट में क्लीवेज होंगे, फिर उसे सर्टेन स्टेज पे फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, या तो मतलब कि यूट्रस में या फैलोपियन ट्यूब में, डिपेंड करता है, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है, इसमें 2 तरह की फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो, इन विवो। ठीक है, इन विट्रो में क्या है कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी लैब में किया जाता है सारा काम फर्टिलाइजेशन वाला। इसमें ZIFT जिफ्ट है, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करते हैं कि जो हमने जायगोट बनाया लैब में फ्यूजन से, जो भी हमने प्रोसेस पढ़ा टेस्ट ट्यूब बेबी में, इस जायगोट को सीधा मतलब अगर ये लेस देन 8 ब्लास्टोमियर है, लेस देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर ये हमारे पास जायगोट है तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये हो गया ZIFT, फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया। और अगर ये जो आपका है 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा का है जायगोट, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर अगर है तो फिर क्या करेंगे? फिर इसको यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे।
इम्प्लांटेशन के लिए, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, ठीक है। फिर ये जो है आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या करते हैं, स्पर्म्स को डायरेक्टली ओवा के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर देते हैं। अभी डायग्राम दिखाती हूँ। फिर इन वीवो फर्टिलाइजेशन, इसमें जो फर्टिलाइजेशन है फीमेल की बॉडी के अंदर ही करवाया जाएगा। कैसे? एक तो है GIFT, ये होगा फीमेल में, मतलब फीमेल नॉर्मल है, उसका जो यूट्रस है वो फेवरेबल है, लेकिन उसमें ओवा नहीं बन पा रहा, तो हम एक डोनर से ओवा कलेक्ट करेंगे, उसकी फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। फिर AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है, अगर उसमें स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी, किसी भी तरह का इशू है, तो डोनर से स्पर्म लेंगे, आर्टिफिशियली फीमेल के वेजाइना में, उसके सर्विक्स में इंसर्ट कर देंगे, ताकि उसके ओव्यूलेशन पीरियड पे, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो अब ऐसे में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? बॉडी के अंदर, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया इंट्रा, ये देखो इन विट्रो, इसमें जायगोट बनाया, जायगोट बना के इसको फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, अगर दिस इज लेस देन 8 ब्लास्टोमियर। फिर ये देखो ओवा में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इसके साइटोप्लाज्म में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया। ये है आपका गैमीट ट्रांसफर, डोनर से ओवा लिया, सीधा यहाँ पे इसकी फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया, तो ये इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो गया। जायगोट ट्रांसफर हमने पढ़ लिया। फिर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसमें क्या करते हैं, अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का जायगोट है तो उसे हम डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, इसे कहते हैं IUT शॉर्ट फॉर्म में, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। ZIFT तो मैं बता दिया, ये है IUT अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर का है। फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मैंने बता दिया, स्पर्म को कलेक्ट करके सीधा हमारे फीमेल की वजाइना में इंसर्ट कर देते हैं। तो इसी के साथ मैं चैप्टर को खत्म करती हूँ। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। देखो बहुत सिंपल सा छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कभी भी घुमा के टेढ़े मेढ़े आड़े टेढ़े क्वेश्चन आएंगे नहीं। कोई भी एग्जाम ले लो, हर जगह इसके सिंपल क्वेश्चन आते हैं। मैच द फॉलोइंग पूछ लिया, डायरेक्ट MCQ पूछ लिया, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सिंपल डायरेक्ट एकदम, ठीक है। तो आई होप चैप्टर समझ आया होगा। ये चैप्टर, ये वन शॉट लेक्चर देखने के बाद एक बार NCERT जरूर से पढ़ लेना। NCERT को कभी स्किप मत करना, अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी बैक टू बैक वन शॉट आते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में एक नए और अतरंगी चैप्टर के साथ, और अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल चेक योर डाउट्स, है ना। ओके, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइज।